हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बायो बेसिक्स। आज के इस लेक्चर में हम लेकर आए हैं कुछ एमसीक्यूज और ये जो एमसीक्यूज हमने सेलेक्ट किए हैं ये किए हैं हमने डॉक्टर अली की फेमस बुक से। और ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं ये क्वेश्चंस ज़्यादातर एनसीईआरटी को कवर करते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन जो नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इन्हीं के आसपास से होते हैं। तो बहुत ध्यान से इन एमसीक्यूज को हम अटेम्प्ट करने वाले हैं और ये चीज याद रहे कि जितने भी क्वेश्चंस हम आज अटेम्प्ट करेंगे वो हमारी पिछली जो वीडियोज हमने अभी तक बनाई हैं उनसे हिट होने वाले हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो लेक्चर्स हमने पहले बायोमोलिक्यूल्स की प्लेलिस्ट में बनाई हुई है उसको एक बार जरूर देख लें ताकि आप जब ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और पहले क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि जब ये इस तरह के वर्ड आते हैं इनकरेक्ट, यानी कि आपको इनकरेक्ट ऑप्शन छांटना है। यूजुअली हम करेक्ट की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है और हम यहाँ पर ऑप्शंस गलत कर देते हैं। तो इनकरेक्ट वर्ड को हमेशा अंडरलाइन कर ले। All the elements present in sample of earth crust are also present in sample of living tissue। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो इस ऑप्शन को हम नहीं सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जैसा मैंने अपनी बायोमोलिक्यूल्स की पहली वीडियो में बताया था कि जो भी एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट पर है वही एलिमेंट्स प्लांट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद वही प्लांट्स को हर्बीवोर्स खाते हैं और हर्बीवोर्स को कार्निवोरस लेते हैं और बाद में जब डेट्रीवोर्स उस एनिमल्स को या प्लांट्स को डिकम्पोज करते हैं तो वो एलिमेंट्स वापस अर्थ क्रस्ट में चले जाते हैं। तो ये एक एलिमेंट्स का साइकिल होता है। सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस जरूर होता है, परसेंटेज का डिफरेंस जरूर होता है, लेकिन वही एलिमेंट्स जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं वही एलिमेंट्स लिविंग टिश्यूज में भी पाए जाते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनकरेक्ट हमको सिलेक्ट करना है तो हमारे हिसाब से ये ऑप्शन हमारा गलत है। Relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other element is higher in living organism in earth crust than earth crust। ये then वर्ड यहाँ पर है in earth crust। इसमें बताया है कि कंपाउंड तो एलिमेंट्स तो वही हैं बट जो परसेंटेज उसकी है वो ज्यादा होती है, रिलेटिव अबंडेंस होती है। और ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं जो हमारी पहली वीडियो थी उस वीडियो में हमने ये बताया था कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला पॉइंट हमने बनाया हुआ है कि पहले पॉइंट में जो लिविंग टिश्यू है वो सारे हमारे अर्थ क्रस्ट में जो पाए जाते हैं वो सेम लिविंग टिश्यू में पाए जाएंगे। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे वही एलिमेंट्स ह्यूमन बॉडी में परसेंटेज के अकॉर्डिंग ज्यादा है बट वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। आप इसको ध्यान रखें कि जो सिलिकॉन है वो यहाँ पर नेग्लिजिबल, राइट। बाकी जो कंपाउंड है जैसे अभी हम यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की बात करी है तो कार्बन और हाइड्रोजन कंपैरेटिव टू द अर्थ क्रस्ट ज्यादा अमाउंट में है लेकिन पाए जरूर जाते हैं। इस वजह से वो हमारा जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ और यहाँ तीसरे पॉइंट पे आप देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव मोर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन पर यूनिट मास देन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। एनिमेट ऑब्जेक्ट्स जिसका इन्होंने कहा है कि अर्थ क्रस्ट के कंपैरेटिवली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। ये बात भी सही है बिल्कुल। अभी हम पिछली टेबल देख के आए हैं, आप देखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो कंपैरेटिव टू जो अर्थ क्रस्ट है वो ज्यादा है। तो ये ऑप्शन भी हमारा ठीक हो जाता है, यानी कि हमारे हिसाब से ऑप्शन भी गलत हो जाए। तो तीन ऑप्शन हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। फोर्थ ऑप्शन जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सोडियम इन देम देन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। एनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब अर्थ क्रस्ट। तो यही ऑप्शन हमारा जो है वो हमारा गलत हो जाता है और यहाँ के हिसाब से इस क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर अगर सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा वो ऑप्शन बन गया हमारा डी। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो कैल्शियम मैग्नीशियम या सोडियम होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में ज्यादा पाए जाते हैं एज कंपेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़े तो देखेगा यहाँ पर पूछा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलमोस्ट नॉट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में से इनमें कौन सा नहीं पाया जाता? मैग्नीशियम जो कि हमें पता है कि क्लोरोफिल के सेंटर में पाया जाता है।
ये हमारा गलत हो गया। कैल्शियम बोन बनाता है, ये भी एनिमल टिश्यू में पाया जाएगा। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं जो सिस्टीन और मिथ्योनिन होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो सिलिकॉन है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में पाया जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि पुरानी वीडियो का देखना बहुत जरूरी है, और यहाँ पर देखो दिखाया गया है कि जो सिलिकॉन है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में पाया जाता है। और वही यहाँ पर पूछा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलमोस्ट नॉट फाउंड यहाँ पे पूछा गया है। तो हमारा एक जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाता है वो करेक्ट आंसर होता है हमारा सिलिकॉन। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिविंग टिश्यू को ग्राइंड किया गया है क्लोरोएसिटिक एसिड में, और उसका एक थिक स्लरी बना, और उसको हमने फिर चीज क्लॉथ के थ्रू फिल्टर किया। दो फ्रैक्शंस हमें मिले, एक फिल्ट्रेट हुआ और दूसरा रिटेंटेट हुआ। फिल्ट्रेट वो हुआ जो नीचे चला गया, रिटेंटेट वो हुआ जो क्लॉथ के ऊपर रह गया। अब इनमें से हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं कि कौन सा रिटेंटेट में चला गया और कौन सा फिल्ट्रेट में नीचे निकल गया और कौन रिटेंटेट में रह गया। सो मोलिकुलर मास रेंजिंग फ्रॉम 18 to 800 डाल्टन, यानी कि ये हमारा जो फिल्ट्रेट में चला जाता है। फिर से मैं आपको एक चीज एडवाइस करूंगा कि पिछली जो वीडियोज है उनको आप जरूर देखें, और मैं आपको बताऊं कि ये सारी बातें हमने यहाँ पर की हुई है, ये हमने क्रश किया हुआ है देखिएगा यहाँ पर, और ये रिटेंटेट और फिल्ट्रेट की बातें यहाँ पर हमने की हुई है कि किस तरह से हमने टिश्यूज को क्रश किया। और उसके बाद हमने यहाँ पर ये पूरा हमने टेबल बनाया हुआ है माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल्स की, कि माइक्रोमोलिक्यूल्स का साइज जो है वो 800 डाल्टन से कम है और 800 डाल्टन से यहाँ पे ज्यादा है। तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है, पहले इन वीडियोज को देखना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो फिल्ट्रेट में आप देखेंगे कि फिल्ट्रेट में मोलिकुलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 to 800, तो ये कहाँ जाएगा, ये फिल्टर हो जाएगा और ये चला जाएगा ए में, यानी कि नीचे निकल जाएगा और फिल्ट्रेट में मिलेगा। हैज 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड। ये चारों ही मैक्रोमोलिक्यूल्स में काउंट किए जाते हैं, और ये हमारा आ जाएगा बी में, रिटेंटेट। कंटेन केमिकल्स दैट हैव मोलिकुलर वेट मोर देन, ये क्योंकि मोर देन 800 की बात करिए तो ये भी हमारा बी में आ गया। हैज मोनोमर्स, जो मोनोमर्स कहाँ छोटी यूनिट होती है वो कहाँ चले जाएंगे, वो फिल्ट्रेट में चले जाएंगे, ए आ गया। हैज जनरली पॉलीमर्स, पॉलीमर्स कौन हो गए, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ये हमारा बी आ गया। रिप्रेजेंटेड केमिकल रफ कंपोजिशन ऑफ साइटोसोल, इसमें हमारा जो है ये ए फिल्ट्रेट में चला जाएगा, नीचे निकल जाएगा। रिप्रेजेंट द फ्रेमवर्क ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए, तो ये हमारा बी में आ जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, 1 to 7 हमें बताना है। तो यहाँ पर हम ए को ले लेते हैं, ए में हमारा 1 आ गया, तो 1 यहाँ पर हमारा इसमें है, इसमें तो बी हमारा वैसे कैंसिल हो गया। ए के बाद हमारा आता है यहाँ पर 6 और 4, तो 1 4 6 ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर ठीक हो जाए, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, सेकंड 3 5 और 7 यहाँ पर है, सेकंड 3 5 और 7 हमारा बी में है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिपिड कम अंडर एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा रिटेंटेट था उसमें लिपिड हमें मिलता है ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिश्यू। व्हाई, ऐसा क्यों होता है। इट हैज लो मोलिकुलर वेट, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत है। इट हैज हाई मोलिकुलर वेट, इट इज ओनली पॉलीमर, नहीं ये मोनोमर है, क्योंकि हमें पता है लिपिड्स के पॉलीमर्स नहीं होते। ऑन ग्राइंडिंग द बायोमेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फॉर्म इनसोल्युबल वेसिकल्स। आइडियली जो मोलिकुलर वेट है लिपिड्स का वो लेस देन 800 किलो डाल्टन है, और उसके बाद भी वो फिल्ट्रेट में हमें नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि वो इनसोल्युबल वेसिकल्स बना के अपने आप को एक लार्ज मॉलिक्यूल में शो करता है, और वो फिल्ट्रेट में नहीं जाता है और रिटेंटेट में रह जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5, इन द इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा आर फाउंड इन एसिड सोल्यूबल पूल, एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शंस, बोथ एसिड सोल्यूबल पूल एंड एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन नॉट फाउंड इन पूल। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा एसिड सोल्यूबल पूल, यानी कि जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सारे ही फिल्टर होकर नीचे आ जाएंगे और बन जाएंगे एसिड सोल्यूबल पूल। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 में लिया गया है ऑल
ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, इस वर्ड पे ध्यान देना है फिर से, एक्सेप्ट, बाकी सारे सही है एक को छोड़कर। एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू, बिल्कुल सही बात है ये तो। एनालिसिस फॉर कंपाउंड गिव्स एन आइडिया of the kind of organic and inorganic constituents present in living tissue, ये बात भी सही है। In plant ash contains carbon in maximum amount, ये बात गलत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि in plant ash contains carbon in maximum amount, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर ठीक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट पूछा गया है कि इनमें से बाकी सारे कौन से ठीक है, तो बोथ ए एंड बी तो हमारे करेक्ट हैं, तो यहाँ पर एक्सेप्ट ढूंढना है तो हमारा प्लांट एश जो है वो गलत ऑप्शन बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आई थिंक इट इज 5, 6 और मे बी इट इज 9, इट इज 8 एंड इट इज 7, इट इज 10। सो इन क्वेश्चन नंबर 7, 4 एलिमेंट्स कॉल्ड बिग 4 which makes 95% of all elements found in living system। सारी बातें हमने अच्छे से कर रखी हैं ये वीडियो फर्स्ट में। CHON, ये वो 4 एलिमेंट हैं जो मेन होते हैं और ऑलमोस्ट 95% कवर करते हैं टोटल एलिमेंट्स का, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ सीक्वेंस देखी गई। द करेक्ट ऑर्डर हमें निकालना ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू सेल्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो सबसे ज्यादा होता है H2O ऑलमोस्ट 90%, उसके बाद आता है प्रोटीन के बाद आता है न्यूक्लिक एसिड के बाद आता है कार्बोहाइड्रेट्स के बाद आ जाता है लिपिड्स और लिपिड्स के बाद आ जाते हैं आयंस। और ये पूरा एक टेबल हमने वीडियो 1 में हमने ये पढ़ा हुआ है। देखते हैं सीक्वेंस। H2O, ये 2 ऑप्शन तो हमारे कलेक्ट हो गए, H2O यहाँ पर है, प्रोटीन भी यहाँ पे दिया है, न्यूक्लिक एसिड तीसरे नंबर पे दिया हुआ है और हमारे यहाँ पर ये तीसरे नंबर पे, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। मूव करते हैं अगली तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखेंगे विच वन इज द करेक्ट एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स इन रेस्पेक्ट टू परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास। H2O 70 to 90%, अभी हमने यहाँ पर बात करी तो ये तो हमारे सब में 70 to 90 दिया हुआ है। प्रोटीन यहाँ पर 10 to 15% है, तो यहाँ पे 2 जगह दिया हुआ है, ये हमारे ऑप्शन दोनों गलत हो जाते हैं। 10 to 15% में ही प्रोटीन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमारा चौथे नंबर पर होता है, तो यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट्स 3 और 2 दिया हुआ है, 2 और 2 हमारा लिपिड दिया हुआ है। यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड है आप देखेंगे न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% में दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड है वो 1% में दिया है, जो कि ये गलत हो जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है क्योंकि न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के बाद आता है, अभी हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ पढ़ा था, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में द सम टोटल composition of acid soluble and acid insoluble fractions represent the entire empirical composition। तो हमने बताया था कि जो भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सेल से, whether it is inorganic और organic, वो पूरा मिलके कहलाता है सेल्यूलर पूल। मैं आपको दिखाऊं उस वीडियो में जो हमने बात करी थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज नोन एज सेल्यूलर पूल। ये बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है, तो मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले उन वीडियोस को एक बार जरूर रिवाइज कर लें। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बायोमोलिक्यूल्स आर, क्या है बायोमोलिक्यूल्स? बायोमोलिक्यूल्स आर इनऑर्गेनिक मटेरियल, बिल्कुल होते हैं इनऑर्गेनिक भी, ऑर्गेनिक मटेरियल बिल्कुल होते हैं। ऑल द कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग टिश्यूज और ओनली डीएनए या आरएनए, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। प्रोटीन अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड, प्रोटीन यानी कि वो अमीनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, और हमने आपको बताया था वो अमीनो एसिड्स होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स, क्योंकि उनमें अमीनो ग्रुप, अभी हमने जो ऊपर एक स्ट्रक्चर डिजाइन करी थी, उनमें जो अमीनो ग्रुप होता है और जो एसिडिक ग्रुप होता है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड होता है, जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इसीलिए वो अमीनो एसिड्स जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में वो होते हैं अल्फा अमीनो एसिड। मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूं, अगर ये क्वेश्चन और एडवांस पूछ लिया जाता है तो दीज अमीनो एसिड्स आर अल्फा अमीनो एसिड्स, क्योंकि जो अमीनो एसिड्स हैं वो एल फॉर्म में होते हैं, यानी कि लीवो रोटेशन शो करते हैं। Now we move to the next question, question number I think it is 15. The number of amino and carboxylic group in an amino acid is never. कितने नहीं हो सकते हैं, नेवर हमें फाइंड आउट करना है कि अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कंपोजिशन है वो कितना नहीं हो सकता है।
ये तो हम जानते हैं कि किसी भी अमीनो एसिड में मिनिमम एक NH2 यानी कि अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा ही होगा, ये हम जानते हैं। तो 1 and 1 तो होगा ही होगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। 2 1 भी हो सकता है, यानी कि 2 अमीनो ग्रुप हो सकते हैं और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो हमारी R चेन होती है उस R चेन में NH2 ग्रुप लगा हो, क्योंकि जो अमीनो एसिड्स NH2 एक से ज्यादा NH2 ग्रुप रखते हैं उन अमीनो एसिड्स को हम बोलते हैं बेसिक अमीनो एसिड। और हमें पता है वो कौन से हैं, वो हिस्टिडीन है, वो लाइसिन है और वो आर्जिनिन है। तो ये तीनों अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनमें एक से ज्यादा अमीनो ग्रुप पाया जाता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा ठीक हो जाता है। दूसरा हम आए तीसरे ऑप्शन में पढ़ते हैं कि 3 and 1 ऐसा कोई भी अमीनो एसिड नहीं है जिसमें 3 अमीनो ग्रुप हो और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। तो यहाँ पर अगर मैं करेक्ट देखूं तो ये ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इसको हम काट देते हैं क्योंकि ये हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें नेवर वर्ड पे ध्यान देना है। तो 3 and 1 वाला जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाता है। 1 और 2 यानी कि उसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे। तो जिस तरह से यहाँ पर NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप ना होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। और जिसमें एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं ऐसे अमीनो एसिड्स को हम एसिडिक अमीनो एसिड कहते हैं। और ये अमीनो एसिड्स हैं ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द 2 ग्रुप्स ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला इन्वॉल्व इन पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट अमीनो एसिड। हमें पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में होता है। तो अमीन ग्रुप हमारा नंबर 1 पर है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा 3 पर है, क्योंकि जो अगला अमीनो एसिड होगा उसका NH2 यहाँ पर होगा, ये C हो गया, दिस इज H एंड ये R, दिस इज COOH। तो इन दो के बीच में हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ये दूसरे अमीनो एसिड का ये 1 होगा और ये 3 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 और 3 ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन बी में हमारा 1 और 3 ऑप्शन दिया है, तो हम 1 और 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स आर एसेंशियली ऑफ दी। किसकी वजह से है? हम जानते हैं, जैसा अभी हमने बनाया था, C है, COOH है, इधर हमारा NH2 है, दिस इज H एंड इट इज R। तो ये हम सब जानते हैं कि अमीनो एसिड्स का ये बैकबोन सभी में कॉमन होता है और जो R होता है यही उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि अगर यही अमीनो एसिड किसी लो पीएच की तरफ रख दिया जाए तो ये ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, या अगर हमने उसको हाई पीएच पे प्लेस कर देते हैं तो ये H डीप्रोटोनेटेड हो जाता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। और उसी वजह से वो अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों भी यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है और किसी भी कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। तो यहाँ पर 3 ग्रुप ऐसे हो जाते हैं जो इस अमीनो एसिड की केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। कौन से हो गए? अमीनो ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया और R ग्रुप हो गया। तो आप देखेंगे कि ये ऑप्शन हमें ऑप्शन डी में दिखाई देता है कि अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप और R ग्रुप तीनों ही मिलकर इस अमीनो एसिड की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर रहे हैं। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। Which of the group in amino acid makes them unique? ऐसा कौन सा ग्रुप है जो उन्हें यूनिक बनाता है? अभी मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई थी और ये बात हम जानते हैं कि केवल सभी अमीनो एसिड में ये जो है कार्बन, अल्फा कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप NH2 और जो H है ये कॉमन पाया जाता है। केवल सभी अमीनो एसिड में एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं वो है साइड चेन यानी कि R ग्रुप। तो यहाँ पर आप R ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं जो हर एक किसी भी अमीनो एसिड को एक दूसरे अमीनो एसिड से डिफरेंट बनाता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ। सेम क्वेश्चन है, आप रिपीट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन सी, R ग्रुप है, इसी बेसिस पर अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। इन क्वेश्चन नंबर 20 अमीनो एसिड A1, A2, AA3 ये दिया है। करेक्ट नेम ऑन द अबव अमीनो एसिड। करेक्ट नेम हमें बताना है।
जैसा मैंने आपको बताया था, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स हमारा है AA2, दिस इज ग्लाइसिन, क्योंकि इसमें कोई जो साइड चेन होती है वो H वाली होती है, बात हम पढ़ के आ चुके हैं H, तो ये हमारा हो गया ग्लाइसिन। अब देखते हैं कि AA2 में ग्लाइसिन कहाँ है, दो जगह पर हमारा ग्लाइसिन रखा हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारे करेक्ट इनकरेक्ट हो जाते हैं। दिस इज एलेनिन, ये हमारा फर्स्ट, मतलब ग्लाइसिन के बाद अगर सिंप्लिसिटी की बात करें तो ये हमारा एलेनिन हो जाता है, तो हमारा एलेनिन रखा हुआ है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जा रहा है अभी तक, लेकिन हम इसको अभी भी कंसिडर नहीं कर रहे। यहाँ पर आप देखें कि ये OH ग्रुप किसमें मिलेगा, एल्कोहलिक, मैंने बताया था। और ये भी मैंने आपको याद दिला दूं कि मैंने एल्कोहलिक के लिए एक आपको निमोनिक्स दी थी, उसमें था शशि थरूर इज एल्कोहलिक, और यहाँ पर वो जो शशि से था इट इज सेरीन, और टी से था थ्रियोनिन। तो अगर यहाँ पर सेरीन की जगह थ्रियोनिन का भी बना होता तो भी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। Now we move to the next question, and question number 21, it is saying based upon the number of NH2 and carboxylic group amino acids are, कितने तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन इस बार जो बेस है वो क्या है, NH2 और COOH है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है, NH2 और COOH। तो NH2 अगर किसी अमीनो एसिड में एक से ज्यादा हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है, वो बेसिक हो जाता है, और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक से ज्यादा हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है, वो एसिडिक हो जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ NH2 एंड COOH अमीनो एसिड तीन तरह के हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि हमने केवल बेसिक और एसिडिक की बात करी, भाई तीसरा हमारा न्यूट्रल भी तो हो सकता है, जिसमें केवल एक ही NH2 ग्रुप हो और एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, और यहाँ पर एसिडिक में एक अमीनो ग्रुप हो और दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, और बेसिक में दो अमीनो ग्रुप हो और एक एसिडिक ग्रुप हो। तो इस तरह से हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाता है। नाउ वी मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा विच वन इज करेक्ट एसिडिक अमीनो एसिड सेलेक्ट करना। यहाँ पर वो निमोनिक्स आपकी काम आने वाली है। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ग्रेप्स एंड एप्पल मेक एसिडिटी, तो ग्रेप से आप जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जी से क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए जी से ऑप्शन ये दोनों खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ पर बनता है ग्लूटामिक एसिड, जी से ग्लूटामिक एसिड और ए से एस्पार्टिक एसिड, तो यहाँ पर कोई भी आ सकता था, तो यहाँ पर दोनों अभी हमारा ए और सी जो है वो करेक्ट की पोजीशन में है। दूसरा इसने पूछा बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड में मैंने आपको बताया था बेसिक हिस्ट्री ऑफ अर्जेंटीना इज लाइन, ये बात हम करके आए थे। तो एल से लाइसिन हो गया, ए से आर्जिनिन हो गया और एच से हिस्टिडीन हो गया, और आप देखेंगे यहाँ पे लाइसिन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तीसरा मैंने न्यूट्रल के लिए आपको दिया था गावली, GAVLI, गावली इज न्यूट्रल, किसी का नाम है गावली इज न्यूट्रल। जी से ग्लाइसिन, ए से एलेनिन, वी से वैलिन, एल से ल्यूसिन और आई से आइसोल्यूसिन, तो यहाँ ऑप्शन ये हमारा ठीक हो जाता है। तो इन न्यूमोनिक्स के बेसिस पर हम बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने यही समझाया है कि किस तरह से निमोनिक्स को यूज करके हम अमीनो एसिड्स को याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है द एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, जो एरोमा प्रोड्यूस करते हैं, और मैंने वहां पर आपको समझाया था तीन अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो बने होते हैं PTT, वन इज फिनाइल एलेनिन, सेकंड इज द ट्रिप्टोफैन, थर्ड इज द टायरोसिन। तीन हमने बताए थे, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। ठीक, तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन दिया, टायरोसिन भी है, दिस इज नॉट पी, इट इज टायरोसिन, TYRO, इट इज फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाता है, और यहाँ पर तीनों ही अमीनो एसिड जो है वो एरोमेटिक होते हैं। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कुछ स्ट्रक्चर्स दी हुई है। पहले स्ट्रक्चर्स में हम देखें, यहाँ पर COOH है, और यहाँ पर आप देखें यहाँ पे कुछ गलतियां इस स्ट्रक्चर में मुझे नजर आ रही है, पहले उसको करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर H3 एक्स्ट्रा है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, इसको मैं पॉजिटिव कर देता हूँ।
इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, साथ ही साथ यहाँ पर COOH भी है, लेकिन ये H यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो ये मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये अब ठीक स्ट्रक्चर बन जाती है। और अगर मैं इस डायग्राम को ठीक करूं तो आइडियली ये यहाँ ऐसे नहीं होकर ये बेसिकली NH2 होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। ये डायग्राम अभी ठीक है। तो जिस टाइम पर किसी अमीनो एसिड पर ये जो है ये निगेटिवली चार्ज है, आप ये मान लें ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ज्विटर आयन के बारे में पूछा गया है कि इनमें से ज्विटर आयन क्या होता है। तो ये निगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, और ज्विटर आयन क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल, इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज भी है और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज भी है। तो इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल है, जो बीच में मॉलिक्यूल है, जो अमीनो एसिड है, वो न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स को हम ज्विटर आयन भी कहते हैं। यहाँ पर जिस टाइम पर ये पोजीशन आती है, इसका मतलब यहाँ पर OH ज्यादा है, और जब OH ज्यादा है इट मींस यहाँ पर ये जो H यहाँ पर होता है, ये H डीप्रोटोनेट होके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करके निकल जाता है, और ये जो मॉलिक्यूल था ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है। यहाँ पर H आयन ज्यादा हो जाते हैं, और ये जो अमोनियम बेसिक ग्रुप है, ये इस हाइड्रोजन आयन को, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और एक एक्स्ट्रा चार्ज लेकर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो pH है जिस पर ये अमीनो एसिड दोनों ग्रुप को कंटेन करता है और एक न्यूट्रल पोजीशन में आ जाता है। तो यहाँ पर जो अमीनो एसिड न्यूट्रल पोजीशन में होता है उसको हम ज्विटर आयन कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है और सी पर आप टिक कर सकते हैं। मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। द चार्ज मॉलिक्यूल विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इज नोन एन। अभी हमने बात करी कि ये अमीनो एसिड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल्स होते हैं, तो उनको हम ज्विटर आयन कहते हैं। Now we move to the next question. Types of amino acid universally used in protein synthesis. ये बात मैंने आपको बताई थी कि नेचर में ऑलमोस्ट 300 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं वो 20 अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं। और ध्यान रहे अभी लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग कि वहां पर 20 के अलावा 22 ऑप्शंस भी आपको मिल सकता है, क्योंकि 2 नए अमीनो एसिड डिस्कवर हुए हैं। तो कुछ बुक्स ने उनको करेक्ट कर दिया गया है, कुछ बुक्स में वो अभी भी करेक्ट नहीं हुए। तो या तो ऑप्शन आपको वहां पे 20 मिलेगा या फिर 22 ऑप्शन मिलेगा। अगर 22 ऑप्शन मिलता है तो आप घबराए नहीं और 22 पर ही टिक करें। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ध्यान रहे इस वर्ड पे ध्यान देना है, फॉल्स है। जो गलत है वो हमें सेलेक्ट करना है। इन सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंज। बिल्कुल सही बात है। द प्रोटीन इज अ होमोपोलीमर। होमोपोलीमर नहीं है, प्रोटीन एक हेट्रोपोलीमर है, और अगर वो हेट्रोपोलीमर है तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर फॉल्स हो जाता है। तो इसको हम टिक कर देते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आर सिंथेसाइज्ड बाय एनिमल्स। बिल्कुल सही बात है। डायटरी प्रोटीन आर सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। बिल्कुल सही बात है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन अ सेल। सबसे ज्यादा तो होता है वाटर, यहाँ पर लिखा हुआ भी है 90% के ऑलमोस्ट होता है वाटर। और इसके बाद अगर किसी बायोमोलिक्यूल का नंबर आता है वो है प्रोटीन, जो कि अप्रोक्सीमेटली 15% हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो मोस्ट अबंडेंट आफ्टर दिस वाटर इज प्रोटीन। तो यहाँ पर आप विच वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट, और यहाँ पे वर्ड दिया गया है ऑर्गेनिक, ना कि इनऑर्गेनिक। अगर क्योंकि हम जानते हैं कि H2O एक इनऑर्गेनिक है, तो हर एक वर्ड पर आपको ध्यान देना है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में पूछा गया तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। दिस इज प्रोटीन। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकली एंड केमिकली आर मोस्ट डाइवर्स इन सेल्स। फिजिकल में और केमिकली में भी अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो डीएनए में तो 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो डीएनए में तो ए जी सी टी। अगर हम आरएनए की बात करें तो ए जी सी सेम रहता है, टी की जगह यू आ जाता है। तो इसकी डाइवर्सिटी इतनी है। न्यूक्लियोटाइड्स भी 4 ही होती है, ये भी हमने पढ़ा। तो यहाँ पर प्रोटीन एक ऐसा बायोमोलिक्यूल्स है जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी शो करता है। प्रोटीन्स एंजाइम्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स हार्मोन्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स रिसेप्टर भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स चैनल्स भी हो सकते हैं, सेल वॉल भी बनाते हैं, सेल स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं,
तो इसी वजह से जो प्रोटीन है उसकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो ए है वो करेक्ट हो जाता है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि अब आगे के जो क्वेश्चन है वो प्रोटीन बेस्ड आ रहे हैं और अभी तक हमने प्रोटीन की क्लास नहीं पढ़ी है। तो जब हमारी प्रोटीन की क्लास कंप्लीट हो जाएगी, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम उसके बाद ही अटेम्प्ट करेंगे। सो ऑल द प्रोटीन्स एक्सेप्ट, ऑल आर प्रोटीन एक्सेप्ट, ये वर्ड पे ध्यान देना है, एक्सेप्ट, बाकी सारे प्रोटीन है। रिसेप्टर्स, अभी हमने एक बात करी, रिसेप्टर्स हमारे प्रोटीन होते हैं। इंसुलिन हार्मोन है, ये हमारी बात करी, हमारे हार्मोन्स भी आते हैं। एंटीबॉडी, ये भी हमारा यहाँ पर हम लिख सकते हैं डाइवर्सिटी में कि एंटीबॉडी भी बनाते हैं प्रोटीन, ये भी हमारा ऑप्शन ठीक है। ट्रिप्सिन हमारा एंजाइम है, ये भी हम पढ़ लिए। ग्लूटाथोन ये हमारा चैनल है, ये भी हमने पढ़ लिया। कोलाजन स्ट्रक्चर बनाता है, ये भी हमारा प्रोटीन था। तो बाकी हमारे ए बी सी तीनों ही प्रोटीन बनाते हैं। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। सो सीओक्यू जो है, सीओक्यू है हमारा को एंजाइम क्यू, और को एंजाइम क्यू क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का कैरियर होता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आई होप आपको जो न्यूमेरिकल्स है, आपको जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बड़े अच्छे से समझ में आए हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर। अगर इन क्वेश्चंस को लेके अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मैसेज में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं।